चलिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो कोल्ड वॉर एरा है उस चैप्टर के जो पार्ट सेकंड है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो पूरा टॉपिक है वो नैम को डेडिकेटेड है। पूरा डिटेल में हम नैम को स्टडी करेंगे कि नैम क्या था, फाउंडर क्या थे, कौन कौन से देश ने इसको बनाया था, नैम की क्या प्रॉब्लम थी, क्यों बनाया गया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, और फिर भारत के कंटेस्ट में कि भारत को नैम से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नैम का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एक नंबर में आपको पता होना चाहिए कि नैम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो गया था उसी के साथ ही ग्रुपिज्म स्टार्ट हो गया था कि हर एक देश सुपर पावर अपने अपने ग्रुप को बढ़ाने के दौर में थे और पूरा विश्व ऐसे में ना चाहते हुए भी किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था। लेकिन ऐसे में जो नैम है उसने एक थर्ड ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहे तो किसी भी सुपर पावर के मेंबर ना बनकर आप इंडिपेंडेंट अपने देश के जो रिसोर्सेज हैं अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इसी को चैलेंज ऑफ बाइपोलैरिटी कहा गया। बाइपोलैरिटी मतलब क्या कि दो सुपर पावर का जो दौर चल रहा था, एक कह सकते हैं कि वर्चस्व चल रहा था, एक डोमिनेंस चल रहा था, उसको चैलेंज देने के लिए कौन आया था? नैम आया था। तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था नैम का? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उस बेलग्रेड में 1961 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसके फाउंडर कौन थे, किन देशों ने और किन किन नेताओं ने मिलकर बेसिकली इसको बनाया था? तो इसके 5 फाउंडर देश थे। बाद में आपको पता है इसके धीरे धीरे से सक्सेस को देखते हुए बहुत सारे नए नए देश में जुड़ गए थे, बट जो फाउंडर कहेंगे जिन्होंने इनको बनाया उन देश के जो बेसिकली वही ज्यादातर पूछते जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती चली गई थी क्योंकि नैम ने एक थर्ड ऑप्शन दिया कि जो देश किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते, किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते, देश के पिछले गुण नहीं बढ़ना चाहते, वो नैम कोई पॉलिसी अपना सकते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन ना करके अपना इंडिपेंडेंट हम अपना विकास करेंगे। तो ये एक बहुत ही नई चीज थी, बहुत ही सक्सेसफुल रहा था इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं। तो इसके फाउंडर कौन कौन थे? सबसे पहले याद रखना है आपको यूगोस्लाविया, ठीक है, इजिप्ट, इंडिया, घाना और इंडोनेशिया, ये 5 इसके मेंबर थे। फिर से देख लीजिए, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडिया, घाना और इंडोनेशिया। जो यूगोस्लाविया है जोसेफ ब्रॉन्ज टिटो इसके नेता थे, इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, घाना के घाना के जो थे क्वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो। ये 5 लीडर और ये 5 देश थे जिन्हें फाउंडर कहा जाता है नैम का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 5 फाउंडर कंट्री पूछे तो देश का नाम बताना है, जब नेता पूछे तो ये आपको बताना है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बने थे नैम, क्यों इन 5 देशों को महसूस हुआ कि नैम आज की देश में विश्व की जरूरत है? तो सबसे पहले उनका उद्देश्य क्या था? कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, चाहे ग्रुप बनाते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। तो ये क्या उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले ये जो नैम को बनाया गया था, किसी भी कंडीशन में देश में वॉर जैसे सिचुएशन को रोकना, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे इसीलिए नैम के जो देश है कभी भी अगर 2 देशों के बीच में अगर लड़ाई झगड़े का माहौल बनता तो इन्होंने एक एज अ मीडिएटर अपनी भूमिका निभाई है और देशों के बीच में वॉर जैसे सिचुएशन को रोकने की कोशिश की। बहुत बार देखा गया है कि 2 देशों के बीच में वॉर जैसा माहौल बना है और इन देश जो मेंबर देश है नैम के, उन्होंने एक मीडिएटर की तरह दोनों पक्षों को टेबल पे लेकर आए, बातचीत के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्योंकि उस टाइम तक देश को समझ में आ गया था कि कोई भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वॉर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 देश आपस में लड़ेंगे भी तो वॉर के बाद फिर से उनके बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। जैसे आपने देखा इंडिया पाकिस्तान का वॉर कितनी बार हुआ है। सबसे पहले जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आजाद हुए थे, उस अगले साल हो गया था। उसके बाद 1965 में हुआ, फिर 1971 में हुआ, फिर 1999 में हुआ। लेकिन हर एक वॉर के बाद क्या होता है? फिर से उन्हें बातचीत पे, समझौते पे, एग्रीमेंट पे आना पड़ता है। तो इसी चीज को देखते हुए सभी देशों ने डिसाइड किया कि जो एग्रीमेंट, जो समझौता हम वॉर के बाद करें, उससे बेटर है कि पहले ही हम राउंड टेबल पे बैठे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें और आपस में बीच का रास्ता निकाल के, ताकि वॉर जैसी सिचुएशन को रोका जा सके। क्योंकि वॉर से किसी भी देश को चाहे जीते चाहे हारे, नुकसान दोनों ही देश को होता है। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि उस टाइम पे जितने भी इसके मेंबर थे ऑलमोस्ट वो लीस्ट डेवलपिंग नेशन थे, यानी कि ज्यादातर न्यूली इंडिपेंडेंट देश थे जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे।
कि वो अपने रिसोर्सेज को वॉर जैसी चीजों में वेस्ट करें, वो अपने देश की इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते थे, तेजी से ग्रो करना चाहते थे। इसीलिए पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव था, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरीके से वॉर को रोकना। दूसरा जो उनका उद्देश्य था, ह्यूमन राइट की जो मानव अधिकार है उनको प्रमोट करना, कि कोई भी जो मानव है उनके अधिकारों के साथ किसी तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हर एक देश को इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तीसरा, देश में शांति बनाए रखने के लिए। देखो, जब भी अगर आपने देश की डेवलपमेंट करना चाहोगे, देश का विकास करना चाहोगे, तभी विकास हो सकता है जब आप वॉर जैसे सिचुएशन को अपने आप को अलग रखो, शांति का माहौल होगा, पीसफुल सिचुएशन होगा, तो आपकी डेवलपमेंट जो कि ज्यादा से ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो। उस टाइम पे आपको पता होगा 1945 के बाद यूएन बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बने थे, उसको भी मजबूत करने की सोच रहे थे, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। अगर ये स्ट्रेंथ होगा, ये ज्यादा मजबूत होगा, तो ये देशों को वॉर करने से रोक सकता है, उनका देशों पे कंट्रोल हो सकता है। तो उसको मजबूती प्रदान करना, उनकी बातों को सुनना, उनके हर एक रूल्स को फॉलो करना, ये भी इसका उद्देश्य था, ताकि यूएन एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन सके। और इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले कि प्रिवेंट वॉर, वॉर को रोकना, देशों को बीच में आपस में कॉपरेट करना, ताकि देश रिसोर्सेज को यूज करके आगे डेवलप कर सके, ग्रो कर सके, और जो देश पिछड़े हुए बैकवर्ड है उनकी हेल्प करना, ताकि वो देश भी आगे आ सके, अपना ग्रो कर सके। तो इन सब चीजों को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नैम को बनाया गया। बट नैम की भी अपनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि नैम के जितने भी मेंबर थे वो ज्यादातर लीस्ट डेवलपमेंट नेशन थे, यानी कि न्यू जो इंडिपेंडेंट हुए थे, किसी ना किसी के वो कॉलोनियल थे, यानी कि उसके अधीन थे, सुपर पावर के, बड़े बड़े अमीर देशों के, जैसे भारत आपको पता है ब्रिटेन के गुलाम थे। इस तरह से बहुत सारे जो भी इसके मेंबर थे वो किसी न किसी देश के गुलाम थे, समझ में आए। तो इसीलिए इनके इतने ज्यादा मतलब मजबूत नहीं थे, इतने स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं थे। तो ये नैम की अपनी एक प्रॉब्लम थी। दूसरी, नैम के जो देश थे वो कह रहे थे कि वो आर्मी को बढ़ावा नहीं देंगे, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को रोकेंगे, वॉर नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग बड़ी मात्रा में सुपर पावर, बड़े पावरफुल देशों से बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रहे थे, वेपन्स खरीद रहे थे। तो इनके जो कह सकते हैं कि थोड़ा जो कथनी और करनी कहते हैं ना, कि कह कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे, जिसके कारण धीरे धीरे जो इनका अस्तित्व था वो धीरे धीरे थोड़ा डगमगाने लगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इन सबकी नैम की क्या प्रॉब्लम थी? आपस में यूनिटी नहीं था उतना ज्यादा जितना कि आपस में होना चाहिए। तो ये सारे नैम की अपनी एक दिक्कत, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अदरवाइज इनको सक्सेसफुल स्टार्टिंग में कह सकते हैं, क्योंकि विश्व को एक थर्ड ऑप्शन नैम नहीं दिया कि अगर आप किसी भी ग्रुप के मेंबर नहीं बनना चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंट रहकर अपना विकास कर सकते हो। अगर हम नैम की बात करें भारत के कंटेस्ट में, आपको पता है कि भारत भी था फाउंडर देशों में से, उसमें से एक देश भारत भी था। उस टाइम जो प्रेसिडेंट, हमारे देश के जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लीडर्स में नाम आते थे, उनका फाउंडर लीडर थे वो। तो भारत ने भी, आपको पता होगा, ना तो उसने यूएस को ज्वाइन किया, ना उसने यूएसएसआर के ग्रुप को ज्वाइन किया। दोनों देशों से इक्वल डिस्टेंस बना के रखा। रीजन यही था कि भारत नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करे अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो मेन उद्देश्य क्या था, अपनी इकोनॉमी को तेजी से डेवलप करना, ऐसा विकास का मॉडल अपनाना जिससे सभी देशों को फायदा हो, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना। ये सारे भारत के एम थे। और ऐसे में भारत किसी भी अगर एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेता तो दूसरे ग्रुप से क्या होती, उसकी दुश्मनी हो जाती, सीधी सी बात है। जैसे पाकिस्तान को पता है कि अमेरिकन ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन भारत ने डिसाइड किया कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, दोनों ही कैंप से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये भारत की एक फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही अच्छी हम बात कह सकते हैं। जब इंडिया फॉरेन रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही अच्छा एक पॉलिसी था, ताकि नैम के द्वारा ही भारत ने इक्वल डिस्टेंस दोनों ही कैंप से बनाए रखा। और इसीलिए भारत को समय समय पे दोनों ही देशों से, सुपर पावर से मदद मिलती रही। कैसे? देखिए, आपको पता होगा कि जो चाइना और अमेरिका की, चाइना की और अमेरिका की स्टार्टिंग से मतलब बनती नहीं है। जब 1962 में हमारा और चाइना का वॉर हुआ था, जब चाइना ने हम पे इन्वेड किया था, तो उस टाइम पे जो रशिया था, जो जिसे बेसिकली यूएसएसआर का लीडर था, उसने न्यूट्रल रहा, यानी कि चाइना भी उसका सपोर्टर था, चाइना का भी दोस्त था, भारत से भी उसकी अच्छी दोस्ती थी। इसीलिए जो रशिया था वो उसने किसी की मदद नहीं की, ना तो उसने हमारी मदद की, ना उसने चाइना की मदद की। लेकिन उस टाइम पे, क्योंकि हमने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, तो अमेरिका को एक उम्मीद थी कि अगर वो हमें मदद कर देगा उस टाइम पे, तो मे भी हम, भारत जो है वो अमेरिका ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। इसी उम्मीद में 1962 में हमारी हेल्प की, मदद की, ठीक है।
वही हाल जब 1971 में हमारे पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, तो उसको पता होगा कि पाकिस्तान जो था उसने अमेरिकन ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था, तो सीधी सी बात है अमेरिका को जो वफादारी होगी पाकिस्तान से ज्यादा थी, इसीलिए पाकिस्तान की उसने मदद की। ऐसे में हमें भी एक सुपर पावर की जरूरत थी कि वो हमारी मदद करे। ऐसे में यूएसएसआर ने हमारी बहुत मदद की और उसी की मदद से हम युद्ध में जीत भी हासिल की। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े उसी युद्ध में हुए थे, पाकिस्तान को कमजोर बनाया था, बड़ी जीत हासिल हुई थी। उसके उस टाइम के जो हमारे लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ना केवल देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ये हमने रशिया की मदद से ही जीता था। इसी 1971 के वॉर के बाद इंडिया का और यूएसएसआर का 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको क्वेश्चन आता भी है कि 1971 में, याद रखना, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इसी वॉर के बाद इंडिया का और यूएसएसआर के साथ 20 इयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था, जिसके बाद विश्व के दोषों ने कहना स्टार्ट कर दिया था कि भारत जितना मर्जी नैम चिल्ला ले, लेकिन अल्टीमेटली भारत क्या बन चुका है, यूएसएसआर का ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है। लेकिन भारत ने खुले रूप से कहा कि मैंने सिर्फ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है, मैं किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद भी अमेरिका से उसे काफी मदद मिली, अमेरिका से उसके रिलेशन अच्छे रहे। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो भारत है, नैम में कई बार भारत को कहते हैं कि जो प्रिंसिपल तो बनाया बट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया उसने। नैम में फाउंडर तो था कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपना इक्वली डिस्टेंस बनाए रखेंगे, बट कहीं ना कहीं वो यूएसएसआर से उसकी ज्यादा क्लोजनेस थी। रीजन भी था कि उसने उसकी मदद भी की थी कई बार। रशिया को जब भी हमारी जरूरत थी, रशिया ने हमारी मदद की। जब हमारे देश में फूड क्राइसिस हुए, उस टाइम पे रशिया भी हमारे एक अच्छे फ्रेंड की तरह, हमारे कहते हैं उसे टाइम टेस्टेड, कि वो जब हमें जरूरत पड़ी तब हमारे साथ रशिया खड़ा रहा। तो ये भी रीजन हो सकता है कि रशिया के साथ हमारी जो क्लोजनेस थी वो ज्यादा थी। दूसरा, भारत ने खुद नैम की पॉलिसी अपना ली थी और साथ ही साथ दूसरे जो भी इंडिपेंडेंट देश थे, छोटे छोटे देश थे, उसको भी मोटिवेट कर रहा था नैम को अपनाने के लिए। ये रवैया जो है अमेरिका को भारत का कुछ पसंद नहीं आया। तो ये रीजन थे कि अमेरिका भारत से इतने ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे। लेकिन जब कोल्ड वॉर एरा के बाद इंडिया और अमेरिका के रिलेशन इंप्रूव जरूर हुए। और बिफोर कोल्ड वॉर हम बात करें तो हमारे यूएसएसआर के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन थे। तो ये तो वो पता ही है कि पॉलिटिक्स में कोई जिंदगी भर ना तो किसी का दुश्मन होता है, ना ही जिंदगी भर किसी का दोस्त होता है। रिश्ते, रिलेशन जरूरत के हिसाब से बनते हैं, बिगड़ते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर आपको पता है, आज हम जिस पार्टी को आलोचना कर रहे हैं उसके ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं, हो सकता है कल हम उसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो पॉलिटिक्स के अंदर ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे ही सिचुएशन उस टाइम पे भी बनते थे। अब एक चीज आता है कि भारत ने नैम की पॉलिसी अपनाई, तो क्या वो उसको न्यूट्रलिटी, ये याद रखना है आपको, क्या उसे, एक चीज याद रखना है कि इनडिफरेंट की पॉलिसी कहा गई, कि जो इनडिफरेंट वर्ड है और आइसोलेशन है, ये कई बार पूछते कि भारत ने आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई या इनडिफरेंट की पॉलिसी अपनाई। आइसोलेशन मतलब होता है पूरा अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना, कि भैया हम आइसोलेट हो गए, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लो, चाहे बाहर किसी की आपस में लड़ाई, हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमने देखा कि नैम देश ने ऐसा नहीं किया, भारत ने भी ऐसा नहीं किया। कई बार दो देशों के बीच में जब वॉर जैसे सिचुएशन बने तो भारत ने कई बार ऐसे मीडिएटर की भूमिका निभाई है, दोनों देशों के बीच में समझौता कराए, वॉर जैसे को रोका है। और अगर किसी देश ने, चाहे वो सुपर पावर ही क्यों ना, कोई उसने गलत किया है, ठीक है, इमोरल काम किया है, तो भारत उसके खिलाफ खुलकर उसने बोला भी है। तो भारत ने बिल्कुल भी आइसोलेशन पॉलिसी नहीं अप्लाई और ना ही न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अप्लाई, कि कुछ भी हो जाए हमें वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है। फर्स्ट यूज नहीं करेंगे आर्म जो वेपन्स है, ठीक है, नो फर्स्ट यूज टू वेपन, पहले हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन रिटेलिएट जरूर करेंगे। अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हमें डट के मुकाबला हम जरूर करेंगे। चाहे चाइना ने हम पे अटैक किया तो हमने उसका जवाब दिया, या पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया तो हमने उसको छक्के छुड़ा दिए। जितनी बार पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, हर बार हमने बुरी तरह से पाकिस्तान को हराया। तो हमारी यही पॉलिसी थी कि हम पहले किसी पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश आगे आके हमको मजबूर करेगा तो हम उसका जवाब बहुत ही ज्यादा कठोर शब्दों में देंगे, बहुत बुरी तरह से उसको हराएंगे। ये भारत की स्टार्टिंग से ही पॉलिसी थी। आगे हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे जब चैप्टर ऑन फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। तो जो नैम है, भारत ने पूरी तरह से उसको अनप्रिंसिपल नहीं कहा सकता, क्योंकि भारत ने नैम की पॉलिसी को बनाया और उसको फॉलो भी किया। तो आई होप आपको नैम समझ में आ गया। तो क्या करना है आपको, नैम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था, बेलग्रेड में 1961 में।
फाउंडर देश कौन कौन से थे, नेता कौन कौन से थे, ऑब्जेक्टिव क्या था, चैलेंज क्या था, मतलब प्रॉब्लम क्या थी नैम की, और भारत के कंटेस्ट में कि भारत ने किस तरह से नैम को फॉलो किया, और आइसोलेशन न्यूट्रलिटी की पॉलिसी ये आपको समझा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये पूरा जो चैप्टर है 2 भागों में मैंने समझाया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आपको हैंडमेड नोट्स के लिए या प्रिंटेड नोट्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, एमसीक्यू सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। थैंक यू।